और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है। पर अगर आपको मुझे पाना जरूर है, तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। यह एक शाप है, यह एक वर है। और जहां भी आजाद रूह छलक पड़े, समझना वही मेरा घर है। ये पंक्तियां लिखी आजाद रूह अद्वितीय महिला अमृता प्रीतम जी ने। आज 31 अगस्त का दिन है और आज अमृता जी की जन्म जयंती है। गाथा के साथ हम उनकी जन्म जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए आप सबसे आज जुड़े हैं, अमृता प्रीतम की लेखनी के आयाम के नाम से एक टॉक शो के माध्यम से। आप सभी का इस टॉक शो में स्वागत है। मैं पल्लवी, आप लोग मुझे बहुत समय से जानते हैं, मैं गाथा से जुड़ी हुई हूँ जब से गाथा का लॉन्च हुआ। और आज आप लोग के सामने एक बहुत स्पेशल गेस्ट को लेके आई हूँ। पर उससे पहले कुछ बात करेंगे अमृता जी के बारे में। अमृता जी का जन्म हुआ 31 अगस्त को 1919 में गुजरावाला, पंजाब में। और उनका देहावसन हुआ 31 अक्टूबर 2005 में नई दिल्ली में। कहने को कहा जा सकता है कि अमृता अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु अमृता कहीं गई नहीं। उनकी जो मैंने कविता सुनाई थी, उसकी पंक्तियों से ही अगर सुना जाए और समझा जाए, तो अमृता ऐसी आजाद रूह थी जिनको हम सब अपने में मौजूद पा सकते हैं। मैं एक चीज से इत्तेफाक रखना चाहती हूँ और आप सब भी मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि आज का हमारा जो युवा वर्ग है, वो थोड़ा सा साहित्य से अलग हट गया है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अमृता प्रीतम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं। पर मैं इस बात की श्योरिटी आप सबको दे सकती हूँ कि अमृता की लेखनी के ये आयाम जो हम आपके लिए लेके आए हैं, इसको अगर आपने सुना तो आपके अंदर भी एक कौतूहल जागेगा अमृता प्रीतम को थोड़ा नजदीक से जानने का, उनको सुनने का, उनको पढ़ने का। हमारे साथ आज मौजूद हैं इलिनॉय यूनिवर्सिटी यूएसए से डॉक्टर मिथिलेश मिश्र जी, जो वहां पे स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ाते हैं। पर इन्होंने वहीं से पीएचडी किया, मूलतः ये भारत को बिलोंग करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिथिलेश जी हमारे इस टॉक शो में, धन्यवाद। अमृता प्रीतम की लेखनी के आयाम में। थैंक यू अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। नमस्कार। मिथिलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, मिथिलेश जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनकी अमृता जी की जन्म जयंती के अवसर पर आमंत्रित करने के लिए। अमृता जी आपका मेरी आभार। अमृता जी मेरी मनपसंद लेखकों लेखिकाओं में से एक हैं। तो मैं तो जी। जैसे ही आपका आमंत्रण मिला, मैंने सहर्ष बिल्कुल 2% 200% स्वीकार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिथिलेश जी के साथ आज इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पर एक और खास तोहफा लेके आए हैं अमृता जी के चाहने वालों के लिए। और वो है अमृता जी की ऑडियो बुक हमने बनाई है, उनकी आखिरी काव्य संग्रह मैं तुम्हें फिर मिलूंगी की, जो उन्होंने लिखी थी और उसके बाद उन्होंने अपना कलम त्याग दिया था और फिर उसके बाद कुछ नहीं लिखा। इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम मिथिलेश जी से ये पूछना चाहते हैं कि अमृता प्रीतम को वो कब से, कैसे और कितना जानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है पल्लवी जी। तो अमृता प्रीतम जी की चर्चा मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट के ज़माने से भारत में, जब मैं पटना कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का छात्र हुआ करता था, तो उस समय अपने दोस्तों से उनके बारे में सुना करता था। खास करके वो साहिर लुधियानवी की वो वाली घटना कि वो कैसे उनके ड्राइंग रूम में बैठ के सिगरेट पे सिगरेट फूँकते रहते थे और जले सिगरेट को अमृता जी बाद में उठा के पी लिया करती थी। एस्ट्रे भर जाता था, लेकिन कभी भी साहिर अपने दिल की बात स्पष्ट खुल करके मुखर रूप में उनसे नहीं कह पाए। तो वो जी। एक घटना मेरे मन में वो बनी रह गई। और जब मैं अमेरिका आया अपने पीएचडी के लिए, तो जी। यहाँ पे अमेरिका में मैंने जेएनयू से मास्टर्स की थी, पढ़ाई की थी, तो वहाँ भारतीय छात्रों का
एक मतलब क्या कहें, हमेशा एक ग्रुप स्टडी या जमघट लगा होता था, खास कर जेएनयू में तो बहुत ज़्यादा। तो हम तो चाय पे ही हमारी बहुत सारी बौद्धिक चर्चाएँ हो जाया करती थी। तो अच्छा। अचानक मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में अमेरिकी वातावरण में बहुत ज़्यादा अकेलापन-सा लगने लगा। तो जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ, मैं किताबों के पीछे जाता हूँ। और जी। आजकल के युवाओं से मेरी यही अपील है कि सोशल मीडिया भी ठीक है, इंटरनेट भी ठीक है, लेकिन कभी भी अगर इस तरह का अकेलापन लगे, जो कि सारे जुड़ाव के यंत्रों-तंत्रों के बावजूद हमारी युवा पीढ़ी बहुत अकेले पड़ जाती है, खास के अपनी फॉर्मेटिव ईयर्स में। तो बिल्कुल। उस समय अगर किसी गलत आदमी या औरत से संगत हो जाए, उसकी सलाह मान लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आगे भटक जा सकती है। तो जी। उसके लिए मेरा कहना है कि किताबें, खास के अच्छे लेखक-लेखिकाओं की किताबें, हमारा बहुत जी। अच्छा मार्गदर्शन करती हैं और हमें जो अंग्रेजी में आप। कहते हैं, वो सेंटर करती हैं। जी। जी, बिल्कुल। तो मैंने अमृता जी के हमेशा बारे में आप बताइए हमको कि आप कहाँ से उनसे इतना जुड़ाव हुआ आपका? तो ठीक है, तो पहली ही कहानी मैं अपने पुस्तकालय गया और उनकी चुनी हुई कहानियाँ और निबंध एक मोटी-सी वॉल्यूम है और पहली ही जी। कहानी उसमें है पिंजर, लंबी कहानी। और हाँ। उस कहानी का इतना गहरा छाप पड़ा मेरे मन पर। मैं उस समय मतलब एमए कर रहा था। तो मुझे जी। लगा कि नहीं, ये अब इससे बात आगे बढ़नी चाहिए। तो वो वॉल्यूम तो मैंने पढ़ ही लिया पूरा का पूरा और उसके बाद भी जहाँ तक जब भी समय मिलता था, मौका मिलता था, मैं धीरे-धीरे उनकी बाकी रचनाएँ भी पढ़ता रहा। लेकिन अफ़सोस की जी। बात है कि उस समय गाथा जैसे ऐप्स नहीं थे और जी। जैसे-जैसे दबाव बढ़ता गया अपनी छात्र ज़िंदगी का, अमेरिका में रहने की ज़िंदगी का, तो मतलब उनसे साहित्य से समझिए एक तरह से संपर्क थोड़ा हल्का पड़ गया, टूटा कभी भी नहीं। लेकिन जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, टर्म पेपर्स होते हैं, आपका अपना जो काम है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जी। जब भी मौका मिला मैंने समय निकाल के उनको पढ़ा है। तो समझिए पिछले 25 सालों से मैं उनकी कहानियों, उनके बारे में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष चर्चाओं से जुड़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे मिथिलेश जी। और हमने ये भी सुना आपने उनकी कुछ कहानियों को, उन्हीं सेम कहानियों को अपने उम्र के अलग-अलग पड़ाव पर पढ़ा। और जब आपने उनको अलग-अलग समय पर उन्हीं कहानियों को पढ़ा, तो आपके अनुभव भी अलग रहे होंगे शायद। जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो जी। मैं चूँकि पिंजर को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, बार-बार पढ़ा, उसके उन पर बनी हुई फ़िल्म, उस कहानी पे बनी हुई फ़िल्म जो है जी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, चंद्र प्रकाश उसका जी। हाँ, जी। उनका इस्तेमाल करता हूँ उस फ़िल्म का अपनी क्लासों में। तो मैं कहूँगा कि पिंजर के समय मतलब मैं मास्टर्स का छात्र था, तो उस कहानी जी। से मुझे ये बात ले प्रेम के बारे में तो पता था, प्रेम के दर्द के बारे में पता नहीं था। तो जी। उस कहानी से प्रेम का दर्द समझ में आया और जब जब उसके बाद जब नौकरी लगी, जब क्लास में उनकी कहानियों को, खासकर पिंजर को पढ़ाना शुरू किया, तो जी। पता लगा तो मैंने ध्यान से सोचा कि ये कहानियाँ सिर्फ़ प्रेम और प्रेम के दर्द के बारे में नहीं है। ये एक बहुत बड़े कैनवस पे खींची गई ऐतिहासिक तथ्यों और सत्यों के बारे में एक औरत बिल्कुल। की नज़र से शायद सबसे महत्वपूर्ण कहानी है पूरी भारतीय मतलब हिंदी साहित्य में, जहाँ तक ये मेरा निश्चित। विचार है। तो जी। इसलिए मतलब जब आप बहुत युवा होते हैं तो प्रेम दर्द इस इतना ही मतलब समझ में आती है आपके बात, लेकिन उसका बड़ा परिप्रेक्ष्य सामाजिक मूल्यों से प्रेम का टकराव जो बिल्कुल। हमारी जो शाश्वत परंपरा रही है, तो उन सब चीज़ों के जी। बारे में और हम। ख़ास के मुझे इतिहास बहुत पसंद है, तो जो भी कोई लेखक-लेखिका इतिहास और साहित्य को एक साथ जोड़ता है, जोड़ती है, मुझे वो जी। बहुत अच्छे लगते हैं। हम इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे-धीरे आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, आध्यात्म और प्रेम और इन सबको हम अभी जोड़ते हुए चलेंगे। इसी कड़ी में जो आपने बताया कि आप पिंजर पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं, तो आप एक तरह से युवाओं को जोड़ रहे हैं, जी, अमृता प्रीतम जी से। जी, तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे पढ़ते समय बोर हो जाते हैं, तो उनको शायद सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। जी। तो आप जब अपना क्लास लेते हैं और आप उनको सुनाते हैं,
तो शायद वो उस चीज को ज्यादा विजुअलाइज कर पाते हैं। और जी। यही काम हम गाथा के थ्रू भी करते हैं, क्योंकि पढ़ने का, जैसा आपने बोला, पढ़ने का समय थोड़ा कम हो जाता है, तो कहानियों से मन होता है कि हमें पता होनी चाहिए, संस्कृति से, साहित्य से जुड़े रहने का मन होता है, पर उसको जोड़ने का कोई कड़ी नहीं मिलती। और यही आता है हमारा ऐप, जब हम आपको वो कहानियां सुनाने लगते हैं, वो कविताएं सुनाने लगते हैं। आपने पिंजर की बात करी, महिलाओं की बात करी, तो आपको क्या लगता है, समाज, मानवता और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अमृता जी को आप किस तरह से, उनकी जो कहानियां हैं और कविताएं हैं, उस उनको आप कैसे रिलेट करते हैं? तो महिलाओं पे उन्होंने बहुत जी, कुछ जी, लिखा। जी, जी। तो अभी हाल ही में मैंने उनका एक कहानी संकलन पढ़ा। अ, अमृता जी की खुद की है, मेरी प्रिय कहानियाँ। तो अच्छा। उसमें उन्होंने 17 कहानियाँ खुद चुनी हुई हैं अरे और वाह। जी, तो मैं चाहूँगा कि कुछ कहानियों के बारे में अमृता जी के उनके खुद के विचार आपके सामने रखूँ और साझा करूँ सभी श्रोताओं से, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो आपका पहली स्वागत है। जी, जी, तो पहली कहानी है जंगली बूटी। बहुत दिलचस्प कहानी है और मैं उद्धरण शुरू अच्छा। अमृता जी की बात आपका उद्धरण शुरू कर रहा हूँ। जी। तो जंगली बूटी की अंगूरी उस छोटे से और पिछड़े हुए गांव की जन्मी पली है, जहां औरत को संस्कारों से और रस्म रीति से स्वतंत्र होकर कभी मोहब्बत करने का ख्याल नहीं आया। यहां तक कि उसका हम्म। विश्वास ये बन गया है कि यदि किसी अनजान लड़की को किसी मर्द से प्यार हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उस मर्द ने पान में या किसी मिठाई में डालकर कोई जंगली बूटी उसको खिला दी होगी, जिसके असर से उसमें मोहब्बत का पागलपन आ गया। और इस विश्वास में जीती और हंसती खेलती अंगूरी के मन में जब मोहब्बत की पहली कसक पड़ती है और वो बावरी होकर कसम खाने लगती है कि उसने कभी किसी के हाथों मिठाई नहीं खाई, न कभी पान खाया है, तब उसके भोले दर्द के सामने सारी समझदारियां सिर नीचा कर लेती हैं। अब वाह। इससे इससे बढ़िया भूमिका क्या मैं आपको बता सकता हूँ उनकी कहानियों के बारे में। बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल, कहानी बिल्कुल। दूसरी कहानी है इस संकलन में, गुलियाना का एक खत। तो उद्धरण शुरू होता है, गुलियाना का एक खत एक चेतन औरत का दर्द है। उसके सपने जितने नाजुक हैं, उनकी चोट उतनी ही तीखी है। उसके मन में एक घर की बहुत सादा और कदीमी लालसा भी है और उस घर की कल्पना भी है जिसका दरवाजा सितारों की चाबियों से खोला जाए। अद्भुत। वाह। तीसरी बहुत, कहानी बहुत। इसी संकलन से लेता हूं, कर्मा वाली। और उद्धरण शुरू होता है, कर्मा वाली दिल की दौलत के एवज में दिल की जो दौलत मांगती है, उसमें उसे कोई भी कमी कबूल नहीं। वाह। सचमुच उसका मन सुच्चे अछूते लिबास की तरह है, जो पहली बार किसी ने अपने अंग लगाना है, पर उसका पति, जो उससे पहले किसी और औरत से मोहब्बत कर चुका है, उसे उस पहरन की तरह लगता है, जिसे अंग लगाते हुए उसे महसूस होता है वो किसी का उतरन पहन रही है। और दर्द बयान करती है और कविता, सारी आखिरी कहानियां कहानी है, हैं। एक रुमाल, एक अंगूठी, एक छलनी। तो उद्धरण शुरू होता है, एक रुमाल, एक अंगूठी, एक छलनी की बंती अपने महबूब के दिए हुए रुमाल को जब अपने बच्चे के सिर पर बांध कर देखती है, उसे लगता है कि उसका बच्चा देखते देखते 25 साल का हो गया है और वो खुद अभी मुश्किल से 20 साल की है। इस कहानी का बल बहू और सास की वो दोस्ती है जो अपने बदन से रिश्तों का बोझ उतारकर पहली बार एक दूसरे को केवल इंसानी दर्द के रूप में देखती है। बेहद खूबसूरत। और ये सारी कहानियां जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, शायद सन 70, 75, 76 के आसपास की लिखी हुई कहानियां होंगी। जी, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो आज भी हम इन्हीं सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी, और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगी। आपने ये जो दोनों तीनों कहानियों का परिप्रेक्ष्य हमें बताया, ये हमारे गाथा के ऐप पे ऑलरेडी मौजूद हैं।
जिनको अनुर्वी मेहरा ने अपनी खूबसूरत आवाज दी थी। और वाह! अमृता प्रीतम की और भी कहानियां मौजूद हैं हमारे साथ। तो आसानी है, अगर आपको किसी भी कहानी को जानना है, समझना है, आप उसको सुन सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं। चलिए थोड़ा हम अपने ऐप के बारे में आप लोगों को बता देते हैं और कैसे इस ऐप को इंस्टॉल किया जा सकता है उसके बारे में बता देते हैं। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीन लेके आ जाएं प्लीज। ये है हमारा गाथा का ऐप। और अमृता प्रीतम की जन्म जयंती जो हम मना रहे हैं, जब आप गाथा के ऐप के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, वहां GAATHA गाथा टाइप करिए, गाथा का आइकन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, आप गाथा ऐप पे पहुंचेंगे, वहां जाकर के आप अपने आप को लॉग इन करिए। उसके बाद आप पहुंचेंगे न्यू रिलीजेस में, जहां आपको अमृता प्रीतम की मैं तुम्हें फिर मिलूंगी की सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी और आप उनकी सारी कविताओं को सुन सकते हैं। इसके अलावा अमृता जी के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कविताएं और कहानियां आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आप अमृता प्रीतम का नाम टाइप करके भी अमृता जी के बारे में जितना कुछ हमारे ऐप पे मौजूद है, उन सब चीजों को सुन करके उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगर आपके पास गाथा का ऐप है तो नथिंग लाइक इट, अगर नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको इंस्टॉल करिए और खूबसूरत कहानियों को सुनने का लुत्फ उठाइए। चलिए, ये बात हुई गाथा की। अब मैं बात करती हूँ उस काव्य संग्रह की, उस आखिरी काव्य संग्रह की, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, जिसका हमने ऑडियो पूरा का पूरा ऑडियो बुक बना करके गाथा के ऐप पे डाला है। इस काव्य संग्रह के बारे में मैं बस कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत दिल तक छूती हैं। सबसे पहली बात, इस काव्य संग्रह के बाद अमृता प्रीतम ने कुछ लिखा ही नहीं। ये उनका आखिरी काव्य संग्रह था। और इस काव्य संग्रह की जो एक कविता है, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, वही उनकी आखिरी कविता थी और उसी के नाम पे इसका शीर्षक भी पड़ा। इस काव्य संग्रह में अमृता प्रीतम के अलग अलग आयाम हमें देखने को मिलेंगे। उनकी लेखनी के अलग अलग आयामों को हमने समझा, प्रेम से लेकर के दर्द, जिसके बारे में अभी डॉक्टर मिथिलेश से भी बात हो रही थी कि उन्होंने प्रेम को, दर्द को बड़ी खूबसूरती से उकेरा। और उम्र के हर पड़ाव के साथ हम उन चीजों को अलग तरह से समझ पाते हैं। तो ना सिर्फ उनके, उन्होंने किससे किससे मुलाकात हुई, उनकी माँ उनकी बचपन में गुजर गई थी, पर अमृता अपनी माँ से उनके गुजर जाने के सालों बाद तक बात करती रही। ये हम सबके साथ होता है। और उसके अलावा उनका प्रेम, जिसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, बंटवारे का दर्द, उनके अंदर से बहुत तकलीफ होकर के निकलता था। वो तकलीफ उनकी, हम उनकी कविताओं को सुन करके उससे फील कर सकते हैं। उसके अलावा आया उनका सपने। ये है इस काव्य संग्रह का आखिरी खंड। हमने इस काव्य संग्रह को आपके लिए 4 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला है मुलाकात, फिर दर्द, और उसके बाद आता है प्रेम, और उसके बाद आते हैं सपने। कुछ अनकहे सपने, कुछ आधे अधूरे सपने, कुछ सपने ऐसे जिनसे उन्होंने पूरी पूरी कविताएं लिख दी। तो और इस पूरे काव्य संग्रह को अपनी आवाज देने की कोशिश की मैंने, यानी पल्लवी ने। इसको सुनिएगा, मिथिलेश जी आप भी जरूर सुनिएगा इस पूरे काव्य संग्रह को, और सुन करके बताइएगा कि क्या अमृता जी की लेखनी के साथ मैं थोड़ा भी जस्टिस कर पाने की हिम्मत कर पाई या नहीं कर पाई। और मैं अपने दर्शकों से भी, अपने सभी गाथा के सुनने वालों से और जो नए जुड़ रहे हैं उन सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी अमृता के प्रेम की, दर्द की। अमृता एक बेहद आध्यात्मिक पर्सन रही हैं और उनका अध्यात्म, उसको सुन करके मिथिलेश जी मुस्कुरा भी रहे हैं। उनकी एक पुस्तक है मन मिर्जा तन साहिबा, पढ़ते पढ़ते जिस तरह से वो आध्यात्मिक लोगों के साथ कनेक्टेड रही और किस तरह से उनकी वो जर्नी रही, उस बारे में मिथिलेश जी अगर आप हमें कुछ बताना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा। तो एक आपने बहुत मशहूर गाना है, आप सभी लोगों ने सुना होगा,
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। बिल्कुल, तो कोई बिल्कुल। भी लेखक और लेखिका जो समाज की असंगतियों, विसंगतियों, अन्याय, स्वतंत्रता की कमी, लोगों के दर्द, इन सभी चीज़ों को पूरे मतलब सामाजिक या वैश्विक ये कहें स्तर पे लोगों को उससे निजात दिलाना चाहता है, चाहती है। तो मेरा मानना है कि वो अंत में ज़रूर अध्यात्म की तरफ मुड़ेगा या मुड़ेगी। मैं बिल्कुल। कई अमृता जी जैसे मैं कई और लोगों को जानता हूँ। एक ने पुणे से फ़िल्म इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर के फ़िल्म बनाना चाहते थे। अध्यात्म में बिल्कुल जुड़ गए। दूसरा सीआईए में काम करना चाहते थे, वो बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ गए। तो ऐसा हर शख्स जो दुनिया में जो भी एक अन्याय, असंगतियों, असमानताओं का दर्द है और ख़ास के जी, औरतों के संदर्भ में वो दर्द और ज़्यादा मुखर हो जाता है और मतलब बहुत गहरे बैठ जाता है। उसके बारे में काम बिल्कुल। करेगा या करेगी, तो उसका अंतिम पड़ाव इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अध्यात्म की तरफ ही होना ही होना है। ये मेरी निजी मान्यता है। आप लोगों को सहमति ज़रूर आपकी सहमति आवश्यक नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना ये विश्वास है। बहरहाल, जी। तो जब मैं पढ़ रहा था तो अमृता जी लिखती हैं कि बचपन में ही जब वो हुँ। एक और ये बहुत एक दिलचस्प समानता है, कई और लोगों की ज़िंदगी में ये घटना हुई है, इसी बिल्कुल यही घटना। अच्छा। उनके अपने परिवार में अलग-अलग मज़हबों के लोगों के लिए अलग-अलग पात्र रखे जाते थे जी, कि अपने धर्म विशेष के लोग आएँगे तो उनको इन बर्तनों में खाना-पानी दिया जाएगा और उससे इतर धर्मों के लोग आएँगे तो उनके लिए अलग बर्तन में खाना और पानी दिया जाएगा। बिल्कुल। वो बिल्कुल सेट अलग था और ये घटना बार-बार दोहराती है लोगों की बहुत दिलचस्प है ये। तो बचपन जी, में 11-12 साल की उम्र में उन्होंने इसके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। तो एक ये कि मानवता सभी समान है, ये अध्यात्म की पहली जड़ है, ये ज़मीन है, जिससे जी, अध्यात्म पैदा होता है, कि मानवता के स्तर पर सभी हम अपने सभी लकीरों, सीमाओं मतलब संकीर्णताओं के बावजूद हम एक एक सतह पर हम सभी समान हैं। तो ये मैंने बिल्कुल। देखा कि ये बहुत बचपन से उनके अंदर ये आग सुलग रही थी। जी, बिल्कुल खुला विद्रोह कर दिया था और अपनी दादी से लड़ करके अपने पिताजी से कहवा के उन्होंने सभी बर्तनों को एक करवा दिया था। तो ये जो जी, मैंने भी रसीदी टिकट में पढ़ा ये। जी, उसी से मैं जी। इसका ज़िक्र कर रहा हूँ। जी, तो ये एक छोटी-सी घटना है लेकिन मुझे लग गया कि मतलब ये तो उसकी उनके आध्यात्मिक यात्रा की जड़ें बहुत पहले शुरू हो चुकी हैं। जी, और जब वो ओशो से जुड़ी, तब तो मुझे बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खुद अपनी मन मिर्ज़ा तन साहिबा उसमें कहती हैं, उनकी भूमिका में कहती हैं कि ओशो के जी, पास भाव भी है और भाषा भी है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो मतलब धर्म को एक नई दृष्टि से हमारे सामने रखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जी, जी, तो मैं ये देख रहा था कि क्यों उन्होंने लिखना बंद किया मतलब नहीं लिखा, तो उनका जो और मुझे बहुत ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ओशो की ओ अध्यात्म की तरफ ओशो के साथ वो बहुत बाद में जुड़ी, सारा कुछ लिख चुकने के जी, बाद जुड़ी। शुरू में जुड़ती हाँ, तो हमें ये साहित्य से हम वंचित हो जाते, ऐसा मेरा शक है। बिल्कुल। तो हमें और बहुत उन्होंने हो गया। अध्यात्म को भी जोड़ते हुए जो कुछ भी लिखा, जी, बेहद खूबसूरत लिखा जी, है। जी, जी, ऐसा लेकिन नहीं है कि आपको कहीं से भी ये लगेगा कि उनकी लेखनी में कुछ और बल्कि और खूबसूरत ही हुई उनकी लेखनी। जी, और यह तक परिणति की सवाल है, मतलब उसकी परिणति हुई उनके ओशो के साथ जुड़ने से, लेकिन बिल्कुल, वो जो आग है, वो चिंगारी, वो तो कभी मतलब राखों से ढक गई, कभी बिल्कुल, प्रकट हुई, लेकिन बिल्कुल। वो मौजूद रही हमेशा, निरंतर, इसमें जी, कोई शक नहीं है। हर जी। कहानी में अगर आप ढूँढना चाहें, तो उनके लेखनी के आध्यात्मिक आयाम को आप बेशक ढूँढ सकते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। पिंजर की एक लाइन है, ना ज़िंदगी सिर्फ का हाँ, कहानियों में मिथिलेश जी, कविताओं में भी। इनकी कविताओं में भी जी, हम उन चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझ पाते जी, हैं कि ये कितनी खूबसूरती से इतनी गहराई लेकर के अपनी बात कह जाती हैं और कुछ
चंद लाइनों में उनकी बात सिमट भी जाती है। जी, जी, पर जब आप पढ़ते हैं उसके बाद आप घंटों, दिनों तक शायद उसको सोचते रह जाते हैं जी, जी। कि ये तो क्या था? जी, तो वो कहती है ना एक अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी। तो बिल्कुल, लोग मानते हैं कि हम हमारे शब्द जिन्हें हम जीते होते हैं, जो हम जी चुके होते हैं, उनके पीछे जी, एक खास तरह की शक्ति होती है। अगर बिल्कुल, हमारे शब्दों में और हमारी ज़िंदगी में कोई दूरी है, हल्की-सी भी दूरी हो, तो हमारे शब्द जी, कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकते। तो अमृता जी बिल्कुल। पूरी तरह से प्रामाणिक और ऑथेंटिक हैं, इसमें कोई शक नहीं, रत्ती भर भी शक नहीं। और इसीलिए बिल्कुल, पहली बिल्कुल, कहानी बिल्कुल सीधे समझिए कि मतलब दिल में उतर सी गई। सही पिंजर बात है। मतलब मैंने पढ़ा और लगा कि बिल्कुल, ये बिल्कुल तो ये हर कहानी को, हर कविता को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा ही लगा। कभी ये नहीं लगा बिल्कुल सही कि बात ये है। उनका शिल्प है, ये उनकी एक कपोल कल्पना है, कोई फैंटेसी है, कोई गढ़ी हुई बात है, कोई हमेशा लगा कि ज़िंदगी का हकीकत का एक पुट है और अध्यात्म एक को लोग समझते हैं। फ़लसफ़ा, जी, और फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जी हाँ, और अध्यात्म के बारे में बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। लोग समझते हैं कि अध्यात्म एक दूसरी दुनिया की चीज़ है। अध्यात्म हमें जीवन जीने की शैली बताती है और सिखाती है। जी। ठीक है? बल्कि मैंने मन मिर्जा तन साहिबा पढ़ते-पढ़ते एक बड़ा खूबसूरत सा इंसिडेंट जो अमृता जी ने लिखा वो मेरे सामने आया। वो मैं आपके साथ भी साझा करना चाहूँगी। जी, जी, वो बेशक। कहती हैं कि रजनीश जब 7 साल के थे, तब वो अपने नाना के साथ मंदिर जाने की बहुत ज़िद करते थे। उनके नाना का मंदिर था और नाना ले जाने से मना कर देते थे। एक दिन गुस्से में आकर के उन्होंने नाना से पूछा कि आखिर आप मुझे मंदिर क्यों नहीं ले जाते? तो नाना ने कहा तुम्हें मंदिर जाना है तुम जाओ, तुम्हें पूजा करनी है तुम करो, मेरे साथ क्यों जाना, मेरे पीछे क्यों जाना। और यही बात रजनीश ने आगे जाकर के कही और इसी बात को अमृता प्रीतम भी अपनी कविताओं में और कहानियों में कहती हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है वो मेरी सोच है, तुम इसमें रुको नहीं, तुम यहाँ से आगे बढ़ो, ये सिर्फ एक रास्ता है जो शायद तुम्हारे लिए खोल रहे हैं हम लोग। ये जी, इतनी एक खूबसूरत चीज़ थी जो मेरे साथ रुक गई। जी, बहुत बहुत तो ब बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस ये रजनीश के बारे में तो बहुत चर्चा अलग से भी हो सकती है। जी, और वो मैं एक इसमें ये अलग चीज़ है। जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ एक छोटी-सी बात कि आज़ादी की तलाश हर शख्स को होती है, ये हमारी सबसे बिल्कुल, प्रिय चीज़ है। सभी जी, सभी दिलों में एक यही चाहत है, जो हमेशा हर पीढ़ी में धड़कती रहती है। कभी ये और चाह धड़कनी मिटी भी नहीं है, चाहिए। कभी ये कम जी, नहीं हुई है। इसकी लौ बिल्कुल, हमेशा, हमेशा मतलब समझिए सृष्टि के अंत काल तक आदमी के मतलब बिल्कुल, दिलो-दिमाग में वो धड़कती रहेगी। वो एक बिल्कुल, बिल्कुल, कल्पना, ज़रूरत, एक विश्वास तो उसके अलग-अलग आयाम होते हैं, अमृता जी की लेखनी के जैसे। तो बिल्कुल, चाह एक है, चाहत एक है, आज़ादी, लेकिन उसके अलग-अलग रंग हैं, आयाम हैं, संदर्भ हैं, अलग-अलग काल, रास्ते हैं। रास्ते हैं, बहुत-बहुत। तो उसपे तो ऐसा नहीं है कि एक हर एक माल साढ़े 6 आने वाली बात अमृता जी ने कही है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, उसको अपनी ज़िंदगी में जितने रंगों से इसको वो सामने ला सकती थी, वो लाई हैं और बहुत सफल रही हैं। आपने जो बात अभी बोली जितने रंगों से, अब जी, यहाँ से अमृता का व्यक्तित्व आता है। कह सकते हैं उनके चरित्र और व्यक्तित्व का इतना स्ट्रॉन्ग एक पर्सोना था उनका कि शायद अमृता प्रीतम के नाम से बहुत सारे लोगों को बहुत गलतफ़हमियाँ भी आती हैं और बहुत लोग उस पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं। तो अमृता के इस जिसको बोलना चाहिए व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में आप छोटी-सी बात कुछ बताना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए अमृता जी मूलतः आज की टर्मिनोलॉजी में कहें तो पक्की नारीवादी थी। लेकिन जी, इसके अलावा भी बहुत कुछ थी, लेकिन वो ये भी थी, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन वो नारीवादी अपने फिर वो उन्होंने कभी किसी का अनुकरण नहीं किया, तो वो अपने ढंग से थी। तो बिल्कुल। वो कहती हैं एक कहानी में उसकी भूमिका है, जैसे याद नहीं आ रहा ठीक से, कि जी,
अभी सभ्यता का युग नहीं आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है पल्लवी जी, और जी अपने जी श्रोताओं को मैं कहना चाहूँ कि इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस पे सोचिएगा। और वो कहती हैं सभ्यता का युग कब आएगा? तो वो कहती हैं कि जब कोई औरत, तो किसी औरत के शरीर को कोई आदमी बिना उसकी अनुमति के जी। नहीं छुएगा, तब से सभ्यता का युग शुरू होगा। इतनी मतलब बहुत मामूली गहरी सी बात बात है। लगती है, मामूली सी बात लगती है, लेकिन बिल्कुल। पूरी दुनिया में औरतों के प्रति जो अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, असमानता जो भी है, पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, भारत में नहीं, बिल्कुल उसको उन्होंने बिल्कुल बस एक चंद लाइनों में मतलब उकेर दिया जैसे। समेट लिया। हाँ, जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूबी। तो वो कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा अपने शब्दों में मैंने अपने अंदर की आग को पूरी तरह से ढालने की कोशिश की है। जी और उनको बहुत खुशी हुई जब बांग्लादेशी वो 1971 के संग्राम के समय एक सिपाही ने, सैनिक ने उनको चिट्ठी लिखी कि आपकी कहानियों को पढ़ के मुझ पर इतना असर पड़ा कि मैंने अपने सामने किसी औरत के प्रति अत्याचार नहीं होने दिया। वाह। अमृता जी को अब इतनी यही खुशी हुई थी उनको उस खत को पढ़ जी करके कि मत पूछिए। उन्हें कहा कि लगा, मुझे पहली बार लगा कि मैं जो मैं कहना चाहती थी, लिखना चाहती थी, मैं सफल रही। लेकिन दूसरी बात ये है, बिल्कुल। आपने कहा है कि जी उनके प्रति, तो याद रखिएगा कि अमृता जी एक बिल्कुल मतलब पुरुष लेखकों के बीच एक अकेली सिंहनी की तरह मतलब घूमती-फिरती बिल्कुल। थी। वो जी बिल्कुल निडर बिल्कुल। स्वभाव की थी, कभी किसी से डरी नहीं, दबी नहीं, लेकिन और स्वभाव से बहुत मृदु थी, लेकिन हाँ, अंदर से मतलब बहुत मजबूत थी। तो जी उन्होंने किसी भी अन्याय का, किसी दुर्वचन को कभी माने स्वीकार नहीं किया, अपने ढंग से उसका प्रतिकार, उसका जवाब ज़रूर दिया। कभी बिल्कुल। भी शिष्टता की मर्यादाएँ नहीं लांघी। बहुत जी दुःख दर्द झेला है। इन पुरुष लेखकों और साथियों द्वारा दिए गए दर्दों और दंशों को उन्होंने बहुत झेला है। ज़िंदगी भर बहुत। झेला है। बिल्कुल। तो एक वो लेकिन वो अपना रास्ता बना के बिल्कुल, निकलती रही। बिल्कुल, बिल्कुल वही है। उन्होंने कभी वही उस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी, जी। तो मुझे एक अ, बात याद आती है कि लेखक की जी असली पहचान क्या है? बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि वो सच्चा लेखक है। उसको सच्चा लेखक मैं मानता हूँ कि अगर उसकी बूढ़ी, बीमार, विधवा माँ घर में जी खाना नहीं है, तो उसके लिए दुकान जा कर के कुछ खाना लाए, पैदल अपने पाँव चल के, और खाना बनाए हम्म, और अपने बेटे को खिलाए, और बेटे के अंदर लेखनी का कीड़ा ऐसा समाया हुआ है, भूत कहिए, कीड़ा कहिए, कि वो सब कुछ देखते हुए भी लगातार लिखता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो बिल्कुल ये सही मुझे बात है। बात तो ये मुझे आज अमृता जी मिथिलेश को जी। लगा कि सारी मतलब परेशानियों, बाधाओं, संकटों के बावजूद उनकी लेखनी कभी थमी नहीं, रुकी नहीं, उसकी जो धार है, वो उसकी कभी धार वो आज भी हम महसूस जी, कर जी, सकते जी, हैं। कभी कुंद नहीं हुई। कभी नहीं होंगे। जी, मिथिलेश जी, इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं अमृता प्रीतम के बारे में जो हम बात कर सकते हैं, और आपके पास इतनी नॉलेज है उनको लेकर के कि शायद हमको एक बार और ऐसा कोई शो अमृता जी को लेकर के करना होगा आपके साथ, क्योंकि इतने कम समय में कुछ जस्टिफाइड सा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जिन्होंने अभी तक अमृता प्रीतम को नहीं सुना है, इस टॉक शो अमृता की लेखनी के आयाम को सुनने के बाद उनके अंदर भी कौतूहल जागेगा अमृता को जानने का। तो अपने इस टॉक शो को वाइंड अप करने का समय आ रहा है। वाइंड अप करने से पहले मैं मिथिलेश जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जी। मेरी आवाज में तो मैं तुम्हें फिर मिलूंगी की सारी कविताएं गाथा के ऐप पे आप आज से लेके कभी भी आगे तक सुन सकते हैं। पर हम चाहेंगे कि इस काव्य संग्रह के अपनी छोटी छोटी कोई दो पसंदीदा कविताएं आप हमारे दर्शकों को और हम सबको सुनाएं अपनी आवाज में। ठीक है, तो मैं 2 कविताएँ चुन के, एक है पहचान और जी दूसरी मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, ये सुना रहा हूँ अपनी आवाज़ में। जी तो बिल्कुल। जी, तो मैं तुम्हें मैं पहचान से शुरू करता हूँ, क्योंकि आखिरी जी
ये टॉक शो की हाँ, बिल्कुल, समाप्ति मैं तुम्हें फिर मिलूँगी से ही बिल्कुल, करनी चाहिए हमें। क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल कविता जी, है जी, जी, और उनकी भी आखिरी कविता रही, तो जी, उसी से हम जी, इस शो को समाप्त करेंगे। जी, ठीक है, ज़रूर। तो कविता है पहचान। जी, तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज़ में धड़के, फिर मेरी साँस ने तुम्हारी साँस का घूँट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफ़ा हुआ करती थी, जहाँ मैं थी और एक योगी। योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी साँसों को छुआ, तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। ये कैसी माया, कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वो योगी थे या वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है और वही मैं हूँ और वही महक है। वाह! बेहद खूबसूरत कविता, जी, बेहद खूबसूरत जी। कविता। मुझे प्रेम भी से बहुत लबरेज। जी, जी। जी, और फिर जैसा कि अब आप लोग इंतज़ार करते, मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, उनकी आखिरी जी, सिग्नेचर कविता, जी। मैं तुम्हें फिर मिलूँगी। मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, कहाँ, किस तरह नहीं जानती। शायद तुम्हारे तख़यल की चिंगारी बनकर तुम्हारी कैनवस पर उतरूँगी या शायद तुम्हारी कैनवस पर रहस्यमय रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूँगी या शायद सूरज की किरण बनकर तुम्हारे रंगों में घुलूँगी या रंगों की बाहों में बैठकर तुम्हारी कैनवस को लिपटूँगी। पता नहीं कैसे, कहाँ, पर तुम्हें ज़रूर मिलूँगी। या शायद एक चश्मा बनी होऊँगी और जैसे झरनों का पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तुम्हारे जिस्म पर मलूँगी और ठंडक सी बनकर तुम्हारे सीने के साथ लिपटूँगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक़्त जो भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म जब मिटता है, तब सब कुछ खत्म हो जाता है, पर चेतना के धागे कायनाती कणों के होते हैं। मैं उन कणों को चुनूँगी, धागों को लपेटूँगी और तुम्हें मैं फिर मिलूँगी। तो हम भी उन कणों को चुनेंगे, धागों को लपेटेंगे और अमृता को कभी और याद करते हुए हम ज़रूर फिर मिलेंगे। बेशक। गाथा के इस टॉक शो अमृता की लेखनी के आयाम में डॉक्टर मिथिलेश मिश्र जी हमारे साथ जुड़े। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अमृता को जैसे एक माला में गूँथ के हमारे सामने रख दिया। और मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारे इस टॉक शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप सबसे गुज़ारिश है कि गाथा का ऐप डाउनलोड करिए और इन खूबसूरत कविताओं को ना सिर्फ अमृता प्रीतम के आखिरी काव्य संग्रह मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, बल्कि और भी बहुत कुछ जो गाथा पर मौजूद है, गागर में सागर की तरह, उन सब चीजों का आप लोग लुत्फ उठाइए। शुक्रिया डॉक्टर मिथिलेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद पुनः।